हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। आज हम आपके लिए 2025 की तमिल लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर लेकर आ गए हैं सीसॉ। तो कहानी की शुरुआत एंजल फ्यूनरल एम्बलमिंग सेंटर से होती है। यहाँ पर एक बॉडी को लाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट सेल्वा नाम के एक आदमी को बुलाकर कहता है बॉडी को प्रिजर्व करने की तैयारी करो। जिसके बाद सेल्वा बॉडी को एक रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर की निगरानी में बॉडी को सबसे पहले अच्छे से क्लीन करते हैं। फिर उस पर कई तरह के रसायनों की लेप लगाते हैं। कई सारे स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है यहाँ पर, वो इसीलिए ताकि बॉडी खराब ना हो जाए। इसके बाद बॉडी को फ्यूनरल के लिए नया सूट वगैरह पहनाया जाता है। आगे सेल्वा को कॉल आता है कि राजू की मौत हो गई है। दूसरी ओर कमिश्नर इंस्पेक्टर मुरली को बुलाकर कहते हैं कि देखो आज से तुम्हारी छुट्टी मैं रद्द करता हूँ। मुरली कहता है नहीं सर, अभी तो मेरे एक हफ्ते की छुट्टी बाकी है। पर कमिश्नर कहते हैं कि इनसे मिलो, यह है मेरे फ्रेंड कृष्णा, इनके भतीजे के घर पर प्रॉब्लम हो गई है। भवानी मिल के ओनर आदि को तो जानते होंगे, ये आदि के अंकल है। दरअसल आदि के सर्वेंट राजू की मौत आदि के आंगन में बिल्कुल रहस्यमय तरीके से हुई है। साथ ही आदि और उसकी वाइफ मालती भी मिसिंग है। इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो और जब ये केस सॉल्व हो जाए उसके बाद छुट्टी ले लेना। अब दोस्तों सबसे पहले इंस्पेक्टर मुरली अपनी टीम और कृष्णा के साथ उनके भतीजे के घर पर जाता है। घर पर जाती उसकी नजर सबसे पहले सीसीटीवी पर पड़ती है। फिर जिस ऑफिसर ने पहले इन्वेस्टिगेशन की थी वो इंस्पेक्टर मुरली को बताता है कि राजू 50 साल का आदमी था, उसके आगे पीछे का कोई नहीं था। वो काफी सालों से आदि के घर पे काम किया करता था। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस शानदार घर में 4 सीसीटीवी कैमरास हैं, मगर सभी की हार्ड डिस्क मिसिंग है। इस घर में ज्यादातर आदि के फ्रेंड सेल्वा और मालती के बाप भाई का आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा कार ड्राइवर और मेड भी आना जाना करते थे। ड्राइवर ने सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है राजू की। हमने सेल्वा को कॉल किया था पूछताछ करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं एक लाश को तिरुवनंतपुरम पहुंचाने जा रहा हूँ, वहाँ से आकर बात करूंगा, ऐसा उसने कहा। अब ये सुनकर मुरली पूछता है कि लाश पहुंचाने जा रहा हूँ मतलब सेल्वा काम क्या करता है? तो ऑफिसर बताता है कि वो तो एंजल फ्यूनरल एम्बामिंग सेंटर में एज एम्बामर काम करता है। इसके साथ ही वो एम्बुलेंस और फ्रीजर बॉक्स सर्विस सेंटर को भी मेंटेन करता है। ये जानकर मुरली को बड़ी हैरानी होती है कि एक मामूली से एम्बामर और एम्बुलेंस ड्राइवर की गहरी दोस्ती एक बिजनेसमैन से कैसे हो गई। तब ऑफिसर बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। इसके बाद जब मुरली घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर आदि और मालती की फोटो देखता है। तब कृष्णा बताना शुरू करता है कि ये मेरा भतीजा है। जब ये 7 साल का था तब इसकी मॉम की मौत हो गई थी एक बीमारी की वजह से। तब आदि के डैड और राजू ने मिलकर ही आदि को पाला, मगर पिछले साल ही आदि के डैड की भी मौत हो गई। मैं तो दूसरे शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, इसी वजह से मेरा आना जाना बहुत ही कम होता है। लेकिन जब मुझे इस हादसे के बारे में पता चला तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया और सीधे अपने कमिश्नर फ्रेंड से हेल्प मांगने चला गया। अब दोस्तों मुरली अपने जूनियर से आदि, मालती और राजू की फोन डिटेल्स निकालने को कहता है। इसके बाद वो मालती के घर वालों को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाता है, जहाँ पूछताछ करने पे मालती के डैड बताते हैं कि मैं तो पिछले महीने की 28 तारीख को अपने बेटे सत्या और उसकी होने वाली बीवी प्रिया के साथ मालती से मिलने उसके घर गया था। हमने मालती को बताया भी कि प्रिया और सत्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मालती भी प्रिया से मिलकर बेहद खुश हुई और उसने प्रिया से कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारी फैमिली से भी तुम दोनों की शादी के लिए बात करूंगी। फिर मैंने आगे मालती से ये कहा कि बेटा मैं अपना घर सत्या के नाम करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तब मालती ने कहा नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास रहने के लिए मेरे पति का ये घर काफी है, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बस ये बताइए कि किस दिन आकर मुझे रजिस्ट्रेशन में साइन करना है। अब मालती के डैड आगे कहते हैं कि सर मालती से मिलकर तो मेरा दिल खुश हो गया था, वो भी काफी खुश थी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। इसके बाद इंस्पेक्टर मुरली पूछते हैं कि फिर दोबारा कभी आपकी मालती से बात नहीं हुई क्या? तो तब सत्या कहता है कि 8 तारीख की शाम 5 बजे के आसपास दीदी ने मुझे कॉल किया था ये पूछने के लिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे कब आना है। तो मैंने भी कह दिया कि 10 बजे के आसपास आ जाइएगा। उसके बाद तो दीदी ने मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। इसके बाद मुरली मालती के डैड से पूछते हैं अच्छा ये लेडी कौन है? तब वो बताते हैं कि ये मेरे बड़े भाई की बेटी मीना है। अब मुरली मीना से पूछते हैं कि आपकी मालती से बातचीत तो होती होगी? मीना भी कहती है हाँ पहले हुआ करती थी, मगर शादी के बाद से मालती ने मेरे घर आना बंद कर दिया। साथ ही मैं कॉल भी करती थी तो वो बस मेरा हालचाल पूछकर फोन रख देती थी, इसलिए मुझे लगा कि उसे परेशान नहीं करना चाहिए और फिर मैंने भी अपनी ओर से बात करना बंद कर दिया। दरअसल वो क्या है ना, मैंने उसे आदि से शादी करने को मना किया था, मगर फिर भी उसने शादी कर ली है। मुरली कहते हैं एक मिनट, आपने मना क्यों किया था वैसे? तो तब मीना बताती है कि एक दिन मालती मेरे घर आई। तो दोस्तों अब इस तरह से उस दिन हुआ था। मालती मीना को बताने लगी कि दीदी मुझे प्यार हो गया है। तब मीना ने पूछा कि कौन है वो खुशनसीब? तो तब मालती बताती है कि मैं आदि से कॉलेज में मिली। आदि कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था, मगर जिस दिन कॉलेज में पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था उस दिन पता है क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ कुछ हुआ ये था कि पोंगल की खुशी में सारे स्टूडेंट्स साथ में डांस गाना गाकर पोंगल सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान आदि मालती को डांस करते हुए देख इम्प्रेस हो जाता है और वो मालती के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ा देता है। फिर यहाँ से दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हमेशा साथ में घूमना फिरना, पढ़ाई वगैरह करना का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन तो आदि अपने बेस्ट फ्रेंड सेल्वा से भी मालती को मिलवा देता है। कुछ दिनों के बाद मालती अपने भाई सत्या से आदि को मिलवाती है। मतलब इनकी जिंदगी मजे से कट रही थी। फिर अचानक आदि की डैड की मौत हो जाती है, जिसके बाद से आदि खोया खोया सा रहने लग गया। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें करना भी शुरू कर देता है। ना तो वो टाइम से खाता और ना ही टाइम से सोता है। तब मालती उसको काफी समझाती भी है कि देखो जो इस दुनिया में आता है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, मगर जो पीछे छूट जाते हैं उन्हें जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आ जाता तब तक इस धरती पे रहना पड़ता है। तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारे डैड को ऊपर शांति नहीं मिलेगी। देखो आदि तुम ज्यादा
परेशान मत रहो। ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप मरने के बाद अपने बच्चों के बच्चे बनकर वापस आते हैं। मतलब हो सकता है कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे डैड तुम्हारा बेटा बनकर इस दुनिया में दोबारा लौट आए। तब आदि भी खुद को संभालने की कोशिश करता है दोस्तों। और फिर एक दिन की बात है, आदि मालती को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मालती भी खुशी खुशी हाँ कह देती है, मगर फिर कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती है जिससे मालती थोड़ी कंफ्यूज होती है कि इतनी जल्दी मुझे शादी करनी भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आदि के डैड की मौत के बाद से आदि धीरे धीरे बदलता जा रहा था। एक रात की बात है, आदि कॉल करके मालती से कहता है कि घर के बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो मालती को गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर निकल जाता है। फिर वो एक सुनसान से खूबसूरत सी जगह पर गाड़ी रोकता है और सनराइज देखते हुए कहता है, देखो व्यू कितना प्यारा है ना। मालती तो भड़क जाती है और उसको सुनाती है कि तुम्हें कोई सेंस है भी? मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, तुम मुझे को कहाँ लेकर जा रहे हो, और तुम हो कि मुझे घर से इतनी दूर ये सनराइज दिखाने के लिए लेकर आ गए हो। अगर घर पे डैड जाग जाएंगे और वो मुझे घर पर नहीं देखेंगे तो पता है ना उनकी क्या हालत होगी। ये सुनने के बाद आदि उदास हो जाता है, कहता है कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो तुम्हें खुशी देना चाहता था। दोस्तों फिर एक और दिन की बात है, आदि मालती को बाइक से कहीं पर लेकर जाता है और अचानक वो गाड़ी रोककर पीछे आने वाली गाड़ी में बैठे लोगों से लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लोग बार बार हॉर्न बजा रहे थे। और एक दूसरे दिन पता क्या होता है, मालती साड़ी पहनकर आदि के पास जाती है, ये सोचकर कि पहले आदि मुझे साड़ी में देखकर बहुत ही खुश होता था, तो क्यों ना उसे फिर से खुश किया जाए। मगर वो तो मालती की बुराई करने लगता है कि ये कैसी साड़ी पहन ली तुमने, इसमें तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही हो। हालांकि मालती उसे बताती भी है कि ये मेरी मॉम की साड़ी है, फिर भी वो मालती की फीलिंग्स को नहीं समझता और काफी कुछ कहने लगता है कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, कुछ भी पहन लेती हो वगैरह वगैरह। दोस्तों इसके बाद सीन वापस से उस समय शिफ्ट होता है जब ये सारी कहानी मालती मीना को बता रही है घर पर। सारा कुछ सुनने के बाद मीना कहती है, अगर तुम श्योर नहीं हो कि अभी शादी नहीं करनी तो मत करो। और अब दोबारा से प्रेजेंट में आ जाइए दोस्तों। पुलिस स्टेशन में मीना मुरली को बताती है कि फिर पता नहीं क्या हुआ सर, मालती ने अचानक अपना मन बना लिया कि वो आदि से शादी करेगी और उसने एक हफ्ते के अंदर उससे शादी भी कर ली और फिर मुझसे बातचीत करना कम कर दिया। वो शादी के बाद खुश लग रही थी, इसलिए मैंने भी ज्यादा दखलंदाजी नहीं की। अब मालती के घर वालों से पूछताछ करने के बाद मुरली इन्हें घर जाने की परमिशन दे देता है और फिर डॉक्टर से फोन पे बात करता है जिन्होंने राजू का पोस्टमार्टम किया था उनको। डॉक्टर बताते हैं कि राजू की मौत 10 तारीख की रात को 10 से 2 बजे के बीच हुई। उसके लेफ्ट साइड से रिब केज के नीचे 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर गहराई का घाव भी मिला है। ऐसा घाव तभी हो सकता है जब पेट में हार्ड पाइप जैसी कोई चीज घुसी हो। इसके अलावा छत से नीचे गिरने की वजह से ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। विक्टिम्स के नेल से कुछ लोगों के बॉडी टिश्यूज भी पाए गए, जिसे हमने डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। अब दोस्तों मुरली आदि के कार ड्राइवर, मेड और दूध पहुंचाने वाले लोगों को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। इन लोगों का भी यही कहना होता है कि कुछ दिनों से हम आदि सर और मालती मैडम से मिले ही नहीं थे, ना तो उनका फोन लग रहा था और ना ही हमें घर के अंदर जाने दिया जा रहा था। मेन गेट पे ही अंदर से ताला लगा हुआ था और हम जब भी उनके घर जाते तो राजू हमें गेट से ही ये कहकर लौटा देता कि मैडम और साहब बाहर घूमने गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे तो कॉल करके वापस काम पर बुला लेंगे। इस पे मुरली को इन्हीं लोगों पे शक होने लगता है, तो वो लोग कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो सर, वो हमारे लिए मालिक नहीं भगवान थे, वो हमें हमारी तनख्वाह से ज्यादा पैसे दे दिया करते थे, भला हम उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में क्यों सोचेंगे। तो मुरली भी कहता है कि ठीक है, इस बात का फैसला तो बाद में हो जाएगा, पहले तुम लोग अपने मालिक मालकिन के बारे में बताओ, क्या वो लोग पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। तो ड्राइवर कहता है कि हाँ सर, 8 तारीख के दिन मैडम को मैं ऑफिस पहुंचाने गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं 8 तारीख को क्या हुआ। ऑफिस जाने के कुछ देर के बाद मालती वापस आती है और जल्दी से घर चलने को कह देती है। मालती यहाँ बहुत ही परेशान दिख रही थी और पूछने पे कुछ बताती भी नहीं कि क्या हो गया। घर आकर वो सीधा पहले फ्लोर पे जाती है जहाँ से ढेर सारा धुआं आ रहा होता है। वहाँ वो जो देखती है ना, उससे तो मालती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आदि बालकनी में हवन कर रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे उस पे कोई सवारी आ गई हो। आदि ना घोड़ियों की तरह कपड़े पहने होते हैं। फिर वो अचानक महादेव का कोई मंत्र जपते हुए तांडव करना शुरू कर देता है। दरअसल हुआ ये था कि पहले मेड ने ये सारी चीजें देखी, फिर उसने कॉल करके मालती को आदि की सारी हरकतों के बारे में बताया, जिसकी वजह से मालती भी दौड़ी दौड़ी घर चली आई। मगर घर आकर वो जो नजारा देख रही है उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए उसे। वो आदि को शांत होने को कहती है, मगर आदि तो सुनने का नाम ही नहीं लेता और जब वो तांडव करते करते थक जाता है तो वो बेहोश होने के बाद ही शांत होता है, जिसकी वजह से मालती बहुत ही परेशान हो जाती है। मगर इतनी परेशानी में भी वो ये नहीं भूलती कि आज ड्राइवर की बेटी का बर्थडे है। तो मालती ड्राइवर को कुछ पैसे देते हुए कहती है, इससे अपनी बेटी के लिए नया ड्रेस ले लेना। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन में मुरली पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साहब शुरू से पूजा पाठ किया करते थे? तो मेड कहती नहीं, ये सब तो उस बाबा से मिलने के बाद शुरू हुआ। और अब हम देखते हैं कि एक दिन आदि घर पे एक बाबा को लेकर आ जाता है और कहने लगता है कि ये बाबा बड़े ज्ञानी है, मुझे ये रास्ते में मिले और इन्होंने मुझे मेरी सिचुएशन और बिजनेस में हो रहे लॉस के बारे में बिल्कुल सही बताया, आप सभी को इनके पैर पड़ना चाहिए। मगर वो बाबा शायद फ्रॉड था दोस्तों। उस बाबा को जब घर में मछली की स्मेल आती है तो वो खाने को मांग लेता है। फिर क्या था, वो तुरंत ही ढेर सारा मछली चावल चट कर जाता है और फिर जाने से पहले वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर आदि के हाथ पे बांध देता है और ढेर सारा दान दक्षिणा लेकर निकल जाता है वहाँ से। अब पुलिस स्टेशन में मेड बताती है, उस घटना के बाद से तो आदि सर और भी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। वो तो खुद को शिवा मानने लगे थे। जब वो कमरे में अकेले होते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे कोई उनसे बात कर रहा है। फिर वो उस ना दिखाई देने वाले आदमी से लड़ने झगड़ने भी लगते, पागलों की तरह उसे ढूंढने भी लगते। आदि सर की इस हालत से मालती मैडम तो बहुत ही दुखी रहने लग गई थी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तब मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये भी कोई बोलने वाली बात है मैडम, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। दोस्तों अब यहाँ से आदि के कंपनी का मैनेजर कहता है कि हाँ, मैं भी नोटिस कर रहा था कि सर कुछ बदले से हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन आदि अपनी कंपनी में आता है। वहाँ मैनेजर उसको फाइल दिखाकर कहता है कि आपके ऑर्डर की वजह से ही 3 करोड़ का लॉस हुआ है। पर आदि मैनेजर पर भड़क जाता है और उसे कुछ अचानक होने भी लगता है। वो कंपनी की सारी मशीन्स को बंद करने का ऑर्डर दे देता है और एक जगह पे बैठकर पागलों की तरह हरकतें करता है। ये देखकर ड्राइवर कॉल कर
सीधे मालती मैम को इन्फॉर्म करता है। वो भी जल्दी जल्दी वहाँ पर आती है और आदि को अपने घर लेकर जाती है साथ में। मैनेजर यहाँ पुलिस स्टेशन में मुरली को बताता है कि इस घटना के बाद से ऑफिस का सारा काम मालती मैम ही देखने लगी, सर ने ऑफिस आना बंद कर दिया। अभी दोस्तों फिलहाल लंच टाइम हो जाता है, तो मुरली अपने जूनियर से कहता है कि अब तो लंच टाइम हो गया, तुम्हारा ये सेल्वा आज आएगा या नहीं। तब उनको जवाब मिलता है कि वो तो रास्ते में है, क्योंकि उसने कॉल करके बताया था कि वो एम्बुलेंस जरा खराब हो गई है, तो उसी को बनवाने में टाइम लग रहा है। लंच टाइम के बाद सेल्वा आ जाता है। फिर मुरली उससे भी पूछताछ करना शुरू करता है। वो जानना चाहता है सेल्वा से कि सेल्वा और आदि की दोस्ती है कैसी, साथ ही क्या आदि बचपन से मेंटली इल था या कोई और वजह है। तब सेल्वा ऑफिसर के सारे सवालों का जवाब देता है। वो बताता है आदि और मैं बचपन के दोस्त हैं। मेरे डैड पहले अंबामर थे, तो बड़ा होकर मैं भी वही बना। हालांकि आदि के डैड बिजनेसमैन थे, मगर अचानक उनकी मौत के बाद उसे भी अपने डैड की कंपनी संभालनी पड़ी। उसने मुझसे कई बार कहा भी कि मैं तुम्हें कंपनी में अच्छी जॉब दे दूंगा, अच्छी पोजीशन दे दूंगा, मगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। काम में बिजी होने की वजह से हम महीने में 1-2 बार मिल पाते थे, मगर लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हम दोनों एक दूसरे से सजेशन जरूर लिया करते। और रही बात आदि के मेंटल इलनेस की, तो नहीं, वो बचपन से ऐसा तो नहीं था, मगर कम उम्र में अपनी माँ को खोने और फिर 1 साल पहले अपने डैड को खोने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब जरूर था। दोस्तों यहाँ से सीन सीधे चेंज होता है और हम वो सीन देखते हैं जब मीना मालती को समझा रही थी। मीना के लाख समझाने बुझाने के बाद मालती आदि के बदलते रवैये की वजह से उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिसके बाद तो आदि और भी टूट जाता है। वो फिर से सोना खाना पानी सब बंद कर देता है। एक दिन तो वो खुद की जान देने के लिए पंखे से रस्सी भी लटका देता है। वो तो भला और राजू काका का, जो सही वक्त पर ये सब देख लेते हैं और आदि की जान बचा लेते हैं। फिर वो करते हैं सेल्वा को इन्फॉर्म। जब सेल्वा आदि से मिलने आता है तो उसे इस हालत में देखकर बड़ा परेशान हो जाता है कि यार मेरे दोस्त की क्या हालत हो गई है, और उसे वो एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ कुछ दिन आदि का इलाज भी चलता है वैसे। और जब आदि थोड़ा ठीक हो जाता है तो सेल्वा मालती को कॉल करके आदि से मिलने के लिए बुलाता है। जब मालती आदि की ये हालत देखती है तो वो समझ जाती है कि आदि को किसी के सहारे की सख्त जरूरत है, वरना वो तो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। इसके बाद मालती ही अपना मन बदल लेती है और 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करके उसके साथ सेटल हो जाती है। और इसके बाद की स्टोरी तो हमें पता ही है दोस्तों, आदि की हालत ठीक होने के बजाय बद से बदतर होती चली गई। इसके बाद मुरली सेल्वा से पूछता है कि तुम आखिरी बार उससे कब मिले थे। सेल्वा बताता है कि 8 तारीख को ही। मुझे मालती ने कॉल करके बताया था कि आज तो आदि ने खुद को शिवा मानकर घर पे हवन और तांडव शुरू कर दिया, इसलिए मैं भी अपना काम खत्म करने के बाद जल्दी जल्दी शाम को 7 बजे के आसपास आदि के घर गया। दोस्तों वहाँ जाने के बाद शिवा देखता है कि आदि अपना सर दीवार पे पटक रहा है। फिर वो एक शो पीस उठाकर मालती को भी दे मारता है। वो इतने पे भी नहीं रुकता, बल्कि वो तो मालती का गला दबाने लग जाता है। दरअसल वो मालती से गुस्सा था, क्योंकि मालती उसे हॉस्पिटल चलने और सही से अपना इलाज करने को कहा करती थी, मगर आदि को ये लगता था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इलाज की क्या जरूरत है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो हॉस्पिटल जाऊंगा। तब सेल्वा और राजू काका मिलकर किसी तरह आदि को रोकते हैं। इसके बाद मालती सेल्वा को बताती है कि देखो मैंने डॉक्टर से बात की है, कल 11 बजे हमें किसी भी तरह आदि को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, चाहे इसके लिए हमें आदि के हाथ पैर ही क्यों न बांधने पड़े। तभी आदि एक नई जिद पकड़ लेता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की कब्र पर लेकर चलो, वो भी अभी के अभी इसी वक्त। ये कहकर वो घर से निकल जाता है और तब सेल्वा और राजू काका आदि के पीछे पीछे जाते हैं कि कहीं वो खुद या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचा दे। सेल्वा मालती को घर पे रहने को कहता है और खुद चले जाता है उनके पीछे। काफी रात भी हो चुकी थी। कब्र पे जाने के बाद आदि अपने पेरेंट्स को याद करके बच्चों की तरह रोने लग जाता है। वहाँ फिर वो एक नई फरमाइश करता है कि मुझे यहीं पे शराब पीनी है, जाओ लेकर आओ। तो उसी रात में सेल्वा उसके लिए शराब भी लेकर आता है, उसे पिलाता है और फिर वापस घर लेकर भी आ जाता है। अब घर आते आदि मालती को आवाज लगाकर चिल्लाने भी लगता है, जो कि सेल्वा से देखा नहीं जाता और वो उसको ऐसा करने से मना करता है। तो आदि कहता है कि अरे तुम लोगों ने टीम बना ली है कि मेरे खिलाफ, मुझे मारना चाहते हो क्या। ये कहते कहते फिर से आदि सेल्वा से ही लड़ने लग जाता है और फिर धक्का देकर उसे घर से निकाल देता है कि निकल जा मेरे घर से। प्रेजेंट में दोस्तों सेल्वा से पूछताछ करने के बाद मुरली सेल्वा को पुलिस स्टेशन से जाने देता है। जैसे ही सेल्वा अपने घर पर आता है तो उसकी माँ कहती है तुम्हें ढूंढते हुए आदि यहाँ पर आया था, पर तुम घर पे नहीं थे तो वो चला गया। ये सुनने के बाद तो सेल्वा आदि को पूरे शहर में ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते रात भी हो जाती है। तब जाकर एक सुनसान इलाके में आदि उससे मिलता है। वो सेल्वा को देखते उस पे भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुमने मालती को क्यों मारा। और ये कहते कहते वो लड़ाई भी करने लगता है उससे। काफी देर तक लड़ने झगड़ने के बाद सेल्वा किसी तरह आदि को कंट्रोल करता है और उसे अपनी एम्बुलेंस में बांधकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। वहाँ डॉक्टर थोड़ा देर उसका इलाज करते हैं और फिर नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला भी देते हैं उसको। सुबह जागते ही रात की सारी इंसिडेंट आदि भूल चुका था कि रात को क्या हुआ। उसके पास खुद का फोन भी नहीं होता, तो वो सेल्वा से उसका फोन मांगता है। फिर जैसे सेल्वा डॉक्टर को बताने जाता है कि आदि को होश आ गया है, वैसे ही मौका देखकर आदि हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। दूसरी ओर मालती की कॉलिंग लिस्ट निकाली जाती है, जिससे पता चलता है कि 8 तारीख को मालती की होने वाली भाभी प्रिया ने उसे कॉल किया था। फिर शाम को मालती ने अपने डैड को फोन किया था। थोड़ी देर बात भी हुई और फिर उसने अपनी बहन सत्या को फोन किया। इसके बाद मालती ने कॉल करके सेल्वा को अपने घर पर बुलाया था और फिर आधी रात के बाद ही मालती का फोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं आदि ने कई दिनों पहले से ही फोन यूज करना छोड़ दिया था। उसके फोन में 1-2 कंपनी के कॉल के अलावा और किसी के कॉल नहीं आए थे, मगर उसका भी फोन आधी रात के बाद ऑफ हो गया था। पर जब मालती के डैड से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने तो बताया ही नहीं कि 8 तारीख को मालती ने उन्हें कॉल किया था। क्यों? तभी मुरली को कॉल आती है कांस्टेबल्स की दोस्तों, जो कि आदि के घर के बाहर तैनात है। वो बताते हैं कि घर का मालिक आकर हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। और जब मुरली अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि आदि सच में झगड़ा कर रहा है और सेल्वा उसे शांत करने की कोशिश। बस फिर क्या था, पुलिस सेल्वा और आदि दोनों को उठा लेती है पुलिस स्टेशन में। पहले तो आदि खूब रौब जमाता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मुझे जाने दो चुपचाप। और अगले पल वो रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है हमें जाने दो, और यहाँ तक कि मारपीट भी करता है पुलिस वालों के साथ। तो मुरली को सेल्वा और आदि दोनों को हवालात में अंदर बंद करना पड़ता है। फिर वो आदि के डॉक्टर से मिलने जाता है।
जिससे उसको ये पता चलता है कि आदि को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मेंटल इलनेस है। इस बीमारी में पेशेंट के अंदर से पेशेंस गायब हो जाता है। वो हर इमोशंस को एक्सट्रीम वे में प्रेजेंट करते हैं, यानी एक पल के लिए वो कॉन्फिडेंट कुछ सेल बन जाते हैं तो वहीं दूसरे पल डरपोक कमजोर बन जाते हैं। उन्हें खुद को खत्म कर देने के ख्याल भी आते हैं। डॉक्टर आगे कहते हैं आपको हमारे पेशेंट को हमारे हवाले करना होगा। तब मुरली कमिश्नर को सारी बातें बताकर उनसे परमिशन लेकर आदि को हॉस्पिटलाइज्ड कर देता है, मगर साथ ही वो सेल्वा को खूब टॉर्चर करके सारी सच्चाई बाहर निकलवाना चाहता है। वो तरह तरह की कहानियां बनाकर सेल्वा से कहता है सच सच बताओ, तुम्हारा मालती के साथ अफेयर चल रहा था ना, तुम दोनों को राजू ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसीलिए तुमने राजू को मारकर अपने रास्ते से हटा दिया। अब आदि तो ठहरा दिमागी तौर पे मरीज, तो तुम्हारी और मालती की तो ऐश हो जाएगी, ये तुमने सोच लिया था। सेल्वा तो रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है मैं मालती को अपनी बहन मानता था, पर मैंने अपनी बहन को खो दिया। उसकी मौत के बाद उसके चारित्र पे लांछन मत लगाइए। इसके बाद सेल्वा सारी सच्चाई बताता है कि 8 तारीख की रात जब मुझे आदि ने धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया तो मैं परेशान होकर एक बार में दारू पीने बैठ गया, मगर 1 घंटे के बाद मुझे राजू काका ने घबराते हुए कॉल किया और तुरंत घर आने को कहा। अब देखते हैं दोस्तों उस दिन क्या हुआ। जब सेल्वा आदि के घर आता है तो देखता है मालती बेड पे मरी पड़ी है और आदि कोने में बैठकर रोए जा रहा है। फिर राजू काका सेल्वा को बताते हैं तुम्हारे जाने के बाद आदि सर बेडरूम में चले आए तो मुझे लगा दोनों सो गए होंगे, मगर कुछ देर पहले मुझे उनके रोने की आवाज आई। जब मैं अंदर आया तो देखा मैडम मरी पड़ी हुई है और सर रोए जा रहे हैं। फिर जब आदि सेल्वा को देखता है ना दोस्तों, वो रोते हुए कहने लगता है कि मैंने मालती को मार दिया सेल्वा, मुझे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो चाकू से अपना गला काटने की कोशिश करने लग जाता है। तब सेल्वा और राजू काका मिलकर आदि को संभालते हैं। आदि रोते हुए कहने लगता है कि आज तक मैंने तुम्हारी मदद की है सेल्वा, अब तुम्हें मेरी करनी होगी। तुम्हें मेरे लिए मालती की बॉडी को एम्बामिंग करना होगा ताकि मैं इसको रानी की तरह रख सकूं। शादी के बाद मैं इसे कोई खुशी नहीं दे पाया, मगर मरने के बाद मालती की सोल को पता चलेगा मैं उसकी बॉडी का कितना ख्याल रख रहा हूँ। मुझे कुछ दिन मालती के साथ रहने दो, अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस वाले मालती को मुझसे अलग कर देंगे और फिर मैं खुद की जान दे दूंगा। तब सेल्वा आदि को समझाता है कि एम्बामिंग करने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। तो आदि तो सेल्वा से अपनी तिजोरी खोलकर कहता है कि जितने पैसे चाहिए ले लो, जिसको जिसको घूस देना पड़े दे दो, मगर मालती की बॉडी को प्रिजर्व कर दो। तब सेल्वा उसी रात अपने सेंटर जाकर एम्बुलेंस में एम्बामिंग की सारी चीजें वगैरह लेकर आ जाता है और फिर मालती की बॉडी के एम्बामिंग कर देता है और राजू काका से कहता है कि दूसरे रूम की एसी भी ना मालती के रूम में लगा दो, जिससे बॉडी जल्दी खराब नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद आगे सेल्वा ऑफिसर मुरली को बताता है सर इसके बाद मैं चला गया शराब पीने और 1-2 दिन तक लगातार शराब के नशे में सोता रहा। वहीं राजू काका ने अंदर से गेट लॉक कर दिया और अगले दिन से किसी को भी घर में घुसने नहीं दिया। ये कह दिया कि मैडम और सर घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं, इसीलिए अभी कोई काम नहीं है, उनके लौटने के बाद ही तुम लोगों को काम पे वापस बुला लिया जाएगा। फिर 11 तारीख की बात है, ड्राइवर ने मुझे कॉल करके बताया कि मैं तो ये पता करने के लिए आया था कि सेल्वा सर और मैडम वापस लौटे या फिर नहीं, मगर दरवाजा अंदर से लॉक है और आंगन में राजू की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दरअसल दरवाजा जालीदार था दोस्तों, तो बाहर से ही आंगन वगैरह दिखाई दे रहा था। आगे सेल्वा बताता है मैं भी लोगों की भीड़ में शामिल होकर देखने चला गया राजू की लाश को, तो वहाँ मैंने पुलिस वालों को ये बोलते हुए सुना कि घर पे राजू की बॉडी के सिवाय और कोई है ही नहीं। ये सुनते ही मैं समझ गया कि आदि जरूर मालती की बॉडी को लेकर फरार हो गया है, जिससे मैं बहुत घबरा गया। उसी दिन मुझे एक बॉडी पहुंचानी थी और मेरे एम्बुलेंस के ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं ये बॉडी पहुंचाने चला गया। अब ऑफिसर पूछता है कि मालती की बॉडी कहाँ है, तो सेल्वा रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे जाने के बाद क्या हुआ ये तो आदि और राजू काका को ही पता होगा, मगर राजू काका की तो मौत हो चुकी है। वहीं आदि तो सारी घटना ही भूल चुका है, उसे कुछ याद ही नहीं मालती की मौत के बारे में। मुरली जाकर अब आदि के डॉक्टर से मिलता है और जानना चाहता है कि आदि की मेमोरी कब तक वापस आएगी, मगर डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बोला नहीं जा सकता। तब मुरली का जूनियर कहता है कि सर केस तो सॉल्व हो ही चुका है, अब आप इतने परेशान क्यों हैं? जैसे आदि ने मालती को मारा ठीक वैसे उसने पागलपन में आकर राजू काका को भी मार दिया होगा। तो मुरली कहता है कि हाँ तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है, मगर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने के बाद कहा था कि राजू को एक पाइप जैसी चीज से स्टैब किया गया था, तो वो चीज हमें मिली नहीं कहीं पर। कोई पागल आदमी खून करके वेपन छिपाएगा थोड़ी, है ना? हम सिर्फ सेल्वा की बात पर भरोसा करके केस को बंद नहीं कर सकते। तभी मुरली को पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर की बात याद आ जाती है कि राजू के नेल में से किसी के बॉडी टिश्यूज मिले थे। अब शक तो जा रहा है आदि पे कि उसने राजू को मारा होगा, मगर फिर भी मुरली आदि के साथ साथ सेल्वा के बॉडी टिश्यूज भी भेज देता है डीएनए टेस्ट के लिए। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, फॉरेंसिक डॉक्टर कॉल करके बताता है डीएनए मैच नहीं किया, जिससे मुरली हो जाता है परेशान कि अगर राजू के नाखून में आदि या सेल्वा के टिश्यूज नहीं है तो किसके हैं? राजू को आखिर किसने मारा? इसी बात का पता लगाने के लिए वो राजू की केस को एक बार फिर से अच्छे से स्टडी करता है। अब तक मुरली ने सभी से पूछताछ तो कर ली, मगर प्रिया बच गई थी, इसलिए मुरली प्रिया से भी पूछताछ करता है कि तुमने 8 तारीख को मालती को कॉल क्यों किया था? तब प्रिया घबराते हुए कहती है दरअसल मैं सत्या से शादी नहीं करना चाहती थी, यही बताने के लिए मैंने कॉल किया था। मुरली पूछता है क्यों, ऐसा क्यों, तुम शादी से पीछे क्यों हट रही थी? तब प्रिया एक चौंकाने वाली बात बताती है कि मुझे कुछ दिनों से सत्या में काफी बदलाव नजर आ रहे थे। वो बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लेने लग गया था, लोग फिर उसे पैसे वसूलने के लिए धमकाने भी लगे। और अब हम देखते हैं कि एक दिन क्या हुआ था। सत्या प्रिया की गोल्ड चेन भी ले लेता है, ये कहते हुए कि एक बार मेरे पास पैसे आने दो, मैं तुम्हें नई गोल्ड चेन दे दूंगा। प्रिया चेन देने से मना भी करती है, ये कहते हुए कि मेरे घर वाले पूछेंगे कि चेन कहाँ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। तब सत्या प्रिया को सेम डिजाइन की डुप्लीकेट चेन बनवा कर दे देता है और प्रिया की सोने की चेन बेचकर कुछ लोगों के पैसे चुका देता है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और फिर एक दिन प्रिया सत्या से पूछ ही लेती है कि तुम आखिर इतने पैसों का कर क्या रहे हो? तो वो प्रिया को एक बैटिंग ऐप के बारे में बताता है। वो कहने लगता है कि गेम को खेलकर मैं करोड़पति बन सकता हूँ। प्रिया अब एक जुआरी के साथ शादी तो नहीं कर सकती थी, तो वो सत्या से तंग आकर 8 तारीख को मालती को फोन लगा देती है और इसकी सारी करतूतें यानी सत्या की सारी करतूतें बताते हुए कह देती है कि मैं शादी नहीं करूंगी आपके भाई से। तो मालती कहने लगती तुम परेशान मत हो, मैं सत्या से खुद बात करूंगी।
मुझे तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं था कि वो बैटिंग खेलता है। इसके बाद प्रिया मुरली को आके बताती है कि जैसे ही सत्या को पता चला कि मैंने दीदी को सारी बातें बता दी है, यानी मालती को, तो वो मुझे डराने धमकाने लगा, इसलिए मैंने डर के मारे घर से निकलना भी बंद कर दिया था। अब ये जानने के बाद मुरली सत्या से पूछताछ करना चाहता है, जिसके लिए मुरली एक ऑफिसर को सत्या के घर भेजकर उससे पूछताछ करवाता है। उस वक्त सत्या के डैड घर पर नहीं होते, मगर पुलिस को सत्या की बातों में थोड़ी गड़बड़ी भी लगती है, इसलिए मुरली सत्या को पुलिस स्टेशन लाने को कह देता है। मगर सत्या भी समझ जाता है कि अब मेरी खैर नहीं, और वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे अपना एक महेश नाम का दोस्त मिलता है, वो उसी की बाइक में वहाँ से बैठकर भाग जाता है। मगर आगे से मुरली अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और डर के मारे महेश गाड़ी संभाल नहीं पाता, जिससे उसकी गाड़ी गिर जाती है। सत्या वहीं चोट खाकर खुद पैदल भाग जाता है, लेकिन कांस्टेबल सत्या को पकड़ ही नहीं पाता। मगर महेश को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी अच्छे से खातिरदारी कर देती है। तब महेश एक्सेप्ट करता है कि हाँ सर, सारी चीजों में मैं भी इन्वॉल्व था। फिर वो बताता है कि हमने देखा आजकल सत्या काफी पैसे छाप रहा है, नई नई चीजें खरीद रहा है, तो उसने मुझे और मेरे उमेश नाम के एक फ्रेंड को भी अपने इनकम का राज बता दिया। उसने हमें एक बैटिंग ऐप के बारे में बताया। बस फिर क्या था, हम तीनों ने मिलकर बैटिंग ऐप पे गेम खेलकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। शुरू में तो हमने काफी पैसे जीते, जिससे हमने सोने के गहने, बाइक वगैरह सब ले लिए, खूब पैसा कमाया उड़ाया। मगर फिर हम पैसे हारने लगे। हमने उस ऐप से कमाकर जो जो चीजें खरीदी थी, हमें वो सब बेचना पड़ा। मगर अभी तक हमें वो गेम खेलने की लत लग गई थी, तो हमने लोगों से पैसे उधार लेकर गेम खेलना शुरू कर दिया। फिर जब हमें लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया, तो सत्या ने अपनी दीदी से बिजनेस करने के नाम पर 40 लाख रुपए ले लिए और उसे भी हम तीनों ने मिलकर ऐप में गवा दिया। इधर महेश सारी स्टोरी पुलिस को बता रहा है, उधर सत्या भागकर एक सुनसान सी जगह पे खाली पड़े एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर की छत पे जाता है। वहाँ वो अपने डैड के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो बताता है कि मुझे धीरे धीरे बैटिंग ऐप की लत लग गई और मैंने दीदी से भी 40 लाख रुपए उधार ले लिए। अपनी गर्लफ्रेंड की चेन भी मुझे इस गेम के नशे की वजह से बेचनी पड़ी, जिसकी वजह से प्रिया ने कॉल करके दीदी को सारी बातें बता दी, जिससे दीदी बहुत ही गुस्सा हुई। मुझे पता था कि वो आपको कॉल करके ये बात जरूर बताएगी, मगर आप तो घर मेरे नाम करने वाले थे, जिससे मैं बाद में बेचकर फिर से गेम खेलने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि मैं उस गेम से करोड़पति बन जाऊंगा, तो बाद में सारी चीजें फिर से खरीद लूंगा। जब दीदी ने आपको 8 तारीख को कॉल किया, तो आपका फोन मैंने अपने पास ले रखा था, ताकि आपको मेरी हरकतों के बारे में पता ही ना चले। मैंने दीदी से झूठ कहा कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा सकते। ये कहकर मैंने आपके फोन से दीदी का कॉल कट करके आपके फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। मगर कुछ घंटों के बाद दीदी ने मेरे फोन पे कॉल करके डांटा मुझे। वो समझ गई थी कि मैंने ही आपका फोन स्विच ऑफ किया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मालती सत्या से ये कह रही है कि देख, मैं खुद आकर घर पर पापा को सारी बातें बता दूंगी, और ये जो तुम्हारा घर अपने नाम करवाने का सपना है ना, वो सपना ही रह जाएगा। जिससे सत्या को मालती पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि मेरी बहन ऐसा क्यों कह रही है। इसके बाद सत्या अपने दोनों दोस्तों के साथ शराब पीने को बैठ जाता है। फिर ये तीनों सत्या की बाइक से मालती के घर जाते हैं, मालती से बात करने के लिए कि दीदी हमारे रास्ते में मत आओ, घर को मेरे नाम पे होने दो। मगर घर के बाहर इन्हें दिखता है सेल्वा और राजू, जो मिलकर आदि को शांत करते हुए कहीं पर लेकर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद सत्या अंदर आता है और अपनी दीदी से खूब बहस करता है, मगर मालती बात मानने को तैयार नहीं होती। फिर जब मालती देखती है कि सत्या ने शराब पी रखी है, तो मालती उसे घर से निकाल देती है कि निकल जा अभी के अभी। मगर सत्या को तो पैसों की जरूरत थी, तो वो चुपके से आदि के रूम में घुस जाता है पैसे चुराने के लिए। मगर सत्या को मालती पकड़ लेती है और खींच कर एक दो थप्पड़ भी लगाती है, जिससे सत्या का गुस्सा पहुंच जाता है 7वें आसमान पर, और वो भी अपनी दीदी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। जिसके बाद तो वो एक फ्लावर पॉट को मालती के सर पे दे मारता है, जिससे वो बेड पे गिर जाती है और ब्लड लॉस होने की वजह से वहीं पर उसकी मौत। सत्या को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, मगर तभी उसे अपने जीजाजी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। आदि जब कमरे में आता है तो उसे ये लगता है कि मालती सो रही है, इसीलिए वो भी उसके बगल में सो जाता है। तब तक सत्या दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, तो आदि के सोते वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। घर के बाहर खड़े वो अपने दोस्तों को जाकर सारी बातें बताता है, तो वो लोग सत्या को याद दिलाते हैं कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। फिर सत्या एक बार फिर से घर के अंदर आता है और सीसीटीवी की हार्ड डिस्क के साथ अपने दीदी और जीजा का फोन भी चुरा लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करके तालाब में फेंक देता है। और ये सोचकर खुश होता है कि वाह, हमने अपनी तरफ से सारा काम बिल्कुल परफेक्ट कर लिया, इसीलिए हम 2 दिन के लिए शहर छोड़कर दूर चले जाएंगे। आगे सत्या वीडियो में बताता है दोस्तों, जो वो छत पे बना रहा था, कि हमने सोचा कि जब दीदी की मौत की खबर फैलेगी तो हम वापस आएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। मगर 2 दिन बीत गए और दीदी की मौत की कोई खबर ही नहीं फैली, जिससे फिर हमें डर लगने लग गया। हम वापस दीदी के घर में देखने आए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और तब पता है पापा मैंने क्या देखा, घर पे तो दीदी की लाश थी ही नहीं, जीजाजी का भी कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, सत्या को नहीं पता था, मगर हमें तो 8 तारीख की रात के आगे की स्टोरी पता है ना, कि मालती की मौत का जिम्मेदार आदि ने खुद को समझ लिया था। फिर उसने सेल्वा की मदद से मालती की बॉडी को प्रिजर्व करवाया। पुलिस उसकी बॉडी आदि से अलग ना कर दे, इसके लिए वो बॉडी को लेकर फरार हो जाता है। इसीलिए सत्या और उसके दोस्तों को घर पे बॉडी नहीं मिली थी। मगर राजू इस बार इनको पकड़ लेता है। राजू शोर मचाते हुए इनके साथ मारपीट भी करता है, और तब सत्या डेकोरेशन के लिए रखे हुए कुछ पाइप वाले फ्लावर से राजू को स्टैप करके बालकनी से बच निकल जाता है और राजू काका मर जाता है। अब सत्या आगे कहता है कि डैड, इतना कुछ करने के बाद भी हमें लगा कि हम बच जाएंगे। साथ ही दीदी और राजू काका को मारने के बाद मुझे कोई भी गिल्ट महसूस हुआ ही नहीं। मैं गेम को जीतने के लिए अंधा हो चुका था। मुझे लग रहा था कि ये लोग मेरे करोड़पति बनने के रास्ते में आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें रास्ते से हटाना बहुत ही जरूरी है। मगर आज पुलिस ने महेश को पकड़ लिया। अब तक उसने मार खाकर अपना मुंह खोल लिया होगा। अब तो मेरा भी बचना मुश्किल है, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ। सत्या चलती वीडियो में ही दोस्तों एक कांच के टुकड़े से अपना गला काट कर खुद की जान दे देता है। पुलिस तक जब तक ये वीडियो पहुंचती है, तब उन्हें समझ आता है कि सारा किया धरा मालती के भाई सत्या का ही था, और सत्या ने ये सब उस
चैटिंग ऐप के लोभ में आकर किया। सेल्वा और आदि तो निर्दोष है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। सत्या तो मर चुका था, मगर उमेश और महेश जिन्होंने सारे कांड में सत्या का साथ दिया था, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। आखिर में सेल्वा जाकर आदि से पूछता है, तुमने मालती की बॉडी के साथ क्या किया? मगर उसे तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन हमें मालती की बॉडी दिखाई जाती है आदि के फार्म हाउस में। उसने मालती को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा धजा कर रखा होता है। साथ ही उसने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है कि मालती की बॉडी खराब ना हो। मगर अब आदि उसको वहाँ रखकर सारी बातें भूल चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।